हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। तो पिछले वीडियो में हमने जो मानव रक्त परिसंचरण के अंतर्गत है रुधिर के घटक हैं उनका अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जो रुधिर के घटक हैं वो दो हैं, एक प्लाज्मा है, एक रुधिर कणिका है। प्लाज्मा के अंदर आपने देखा था कि उसके अंदर जल, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से रुधिर कणिका के अंदर भी तीन प्रकार की ब्लड कार्पसेल्स वो पाई जाती हैं, अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने क्या है कि प्लाज्मा और रुधिर कणिका में आरबीसी है उसका अध्ययन कर लिया था, और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट ब्लड कार्पसेल है, कौन सी? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रुधिर कणिका। इसके अगर अपने निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा के अंदर, प्लीहा के अंदर और लसिका ऊतकों के अंतर्गत होता है। बात करें इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में तो इसका जो इनके अंदर वो केंद्रक है वो पाया जाता है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो केंद्रक युक्त होती है, किसी प्रकार का कोई रंजक नहीं पाया जाता, यानी रंगहीन होते हैं, कणिका में होती है और अमीबीय गति प्रकार की ये कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी। बात करें इनकी संख्या की, संख्या है तो जो डब्ल्यूबीसी है उनकी संख्या आरबीसी की तुलना में क्या होती है? कम होती है, लेकिन आकार में ये आरबीसी की तुलना में बड़ी होती है। संख्या की बात करें तो वो है इनके मनुष्य के अंदर 5 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर। जीवन काल देखें, इनका जीवन काल देखें तो इनका जीवन काल 1 से 2 दिन तक का होता है, और इसका जो कार्य है वो अपने को पता ही है कि विभिन्न प्रकार के जो शरीर के अंदर जो रोग होते हैं उन रोगों से लड़ने की जो सुरक्षा का जो काम करती है वो कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। अब अपने देखते हैं कि ये जो डब्ल्यूबीसी है उसको आगे इसके विभिन्न प्रकार हैं, वो प्रकार कितने हैं? तो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप हैं, 2 प्रकार हैं। एक है अपने कणिका में जिसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरी है अपने पास में ए ग्रेनुलोसाइट, कणिका में और अकणिका में। जो कणिका में है वो भी आगे अपने 3 प्रकार की हैं। पहली है एसिडोफिल्स, जिनको इयोसिनोफिल्स भी बोलते हैं, इयोसिनोफिल। दूसरी है अपने पास में बेसोफिल, तीसरी है अपने पास में न्यूट्रोफिल। ये जो एसिडोफिल है इनकी क्या विशेषता है? ये जो कणिकाएं हैं इन कणिकाओं को क्या है कि एक अम्लीय अभिरंजक होता है जिसको इयोसिन कहते हैं, और उस इयोसिन के द्वारा इनको क्या है कि अभिरंजित किया जा सकता है। बात करें इन एसिडोफिल्स के केंद्र की तो इनका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक इनका द्विपालित होता है। संक्रमण के समय क्या है कि इन एसिडोफिल्स की जो संख्या है इनके अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। संक्रमण के समय इनकी संख्या में वृद्धि होती है और इनमें एंटीहिस्टामिन गुण है वो पाया जाता है। जब इन एसिडोफिल्स की संख्या अधिक हो जाती है, इयोसिनोफिल्स की संख्या अधिक हो जाती है, तो इनकी अधिकता से अति संवेदनशीलता या यूं कहें कि एलर्जी है वो उत्पन्न हो जाती है। बात करें अपने सेकंड की, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स है, नाम से ही पता है, बेस क्षार, यानी कि इनको अभिरंजित करने के लिए क्षारीय रंजक चाहिए, और वो क्षारीय रंजक अपने पास में यहाँ पर कौन है? मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू के द्वारा इनको अभिरंजित वो किया जा सकता है, और केंद्रक में इनकी जो पालियां होती हैं वो 2 या 3 होती हैं। ये जो बेसोफिल्स है ये हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन आदि का स्त्राव करती हैं। थर्ड अपने पास में कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। केंद्रक है, इसके अंदर जो पालियां होती हैं वो पालियां कितनी होती हैं? 2 से 7 तक होती हैं, 2 भी हो सकती हैं और 7 इनके बीच में हो सकती हैं। अब बात करें हमें कभी टोटल ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं जो अपने प्रकार किसके पढ़ रहे हैं? डब्ल्यूबीसी के,
तो टोटल जो न्यूट्रोफिल्स है वो WBC का सबसे ज्यादा या यूं कहीं सबसे अधिक भाग होता है, वो लगभग कितना होता है, वो 60 से 62% है, वो क्या पाई जाती है, अपने न्यूट्रोफिल्स है वो पाई जाती है। अब बात चलिए अपने अभिरंजकों से संबंधित। एसिडोफिल है वो अम्लीय रंजक से अभिरंजित होती है, बेसोफिल है वो क्षारीय रंजक से, और ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा क्या होती हैं, अभिरंजित होती हैं। इन न्यूट्रोफिल्स का कार्य क्या है, जीवाणुओं को नष्ट करने का ये कार्य है वो करती हैं। तो WBC के दो प्रकार थे, कणिका में, अकणिका में। कणिका में के 3 प्रकार हैं अपने पास में, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। जिनमें अगर बात करें अपने संख्या के हिसाब से तो सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स की होती है, और कितनी होती है, वो 60 से 62% होती है टोटल WBC का। सेकंड अगर अपने बात करते हैं तो अकणिका में या एग्रेनोसाइट्स जो टाइप हैं उनकी, तो वो भी अपने आगे 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनोसाइट या एक केंद्रकाणु, और दूसरी होती है अपने पास में लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है, ये जो मोनोसाइट है वो किस प्रकार की होती है, इनकी जो प्रकृति होती है वो भक्षणकारी होती है, यानी जीवाणु को मारने की इनमें प्रकृति पाई जाती है, मारने की क्षमता पाई जाती है। और इन मोनोसाइट्स के जो बड़े आकार हैं की जो कोशिकाएं होती हैं, उन बड़े आकार की कोशिकाओं को अपने बृहत भक्षाणु या यूं कह सकते हैं कि मैक्रोफैगोसाइट कहते हैं। ये जो मैक्रोफैगोसाइट या बृहत भक्षाणु हैं वो कणिका में का जो न्यूट्रोफिल्स जो पार्ट है अपने पास में उसके साथ में मिलके, या यूं कहते हैं डायरेक्ट की मैक्रोफाइटिक, फैगोसाइटिक और न्यूट्रोफिल्स दोनों मिलकर अपने जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसकी जो फर्स्ट जो अपनी रो होती है, पंक्ति होती है, प्रथम पंक्ति होती है, उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सेकंड अकणिका में का पार्ट कौन सा है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या है, ये अपने को क्या है कि रोगजनकों से सुरक्षा करता है, या यूं भी कहें कि प्रतिरक्षों के निर्माण में ये क्या करती हैं, सहायता करती हैं। ये जो लिम्फोसाइट है वो भी अपने आगे 2 प्रकार की होती है। वैसे अपने को पता है लिम्फोसाइट का निर्माण है वो कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। किसके अंदर, बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर है वो इन लिम्फोसाइट्स का है वो निर्माण होता है। ये जो लिम्फोसाइट हैं वो आगे जाकर 2 भागों में विभाजित होती हैं, और 2 भागों में विभाजन का जो कारण है वो ये है कि जो बोन मैरो के अंदर बनी जो लिम्फोसाइट है उनका परिपक्वन होता है, वो आगे मैच्योर होती हैं, और मैच्योर जब होगी तो उस आधार पर ये जो अपने पास में लिम्फोसाइट है वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है बी लिम्फोसाइट और सेकंड होती है अपनी टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट है उनका जो अपना जो परिपक्वन है वो कहाँ होता है, वो बोन मैरो के अंदर होता है। बच्चों थोड़ा ध्यान देना कि जो लिम्फोसाइट है उनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, और बाद में उनका परिपक्वन जब होता है तो उसके बाद में उसके 2 टाइप बन जाते हैं। जिन लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन बोन मैरो के अंदर ही हो जाता है वो अपने कहलाती हैं बी लिम्फोसाइट, और जिन लिम्फोसाइट का परिपक्वन ब्लड के साथ जाके किसी दूसरे अन्य स्थान पर, और अन्य स्थान यहाँ पर कौन है, अपने एक ग्रंथि है जो कि हार्ट के पीछे या यूं कह सीने में हार्ट के पीछे पाई जाती है, थाइमस, वहां जाकर इनका परिपक्वन होता है जिसको अपने बोलते हैं थाइमस। इस थाइमस ग्रंथि के अंदर अगर लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है तो वो लिम्फोसाइट किस नाम से जानी जाती है, वो अपनी टी लिम्फोसाइट के नाम से जानी जाती है। बच्चों थोड़ा सा एक बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये जो बी लिम्फोसाइट का मतलब अपने को यहाँ बी का मतलब बोन मैरो नहीं समझना है। कभी इधर अपने सोच रहे हैं कि टी लिम्फोसाइट है वो थाइमस से बना है,
बिल्कुल ये सही है, ये टी लिम्फोसाइट है वो थाइमस के कारण है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है इसमें, ये जो बी लिम्फोसाइट है वो पक्षियों के अंदर है। पक्षियों में एक वर्सा ऑफ फैब्रिक्स, वर्सा ऑफ फैब्रिक्स जो नामक जगह है, वहां पर क्या है कि उसका अध्ययन किया गया था, तब उसके कारण उसको क्या नाम दिया गया, बी लिम्फोसाइट। न कि यहाँ पर बी का मतलब ये नहीं है कि बोन मैरो, बी का मतलब यहाँ पर क्या है कि वर्सा ऑफ फैब्रिक्स है। ये वर्सा ऑफ फैब्रिक्स है वो पक्षियों के अंदर है, वो अध्ययन के समय है वो स्थान देखा गया, तो उसी नाम के आधार पर इनको है वो बी लिम्फोसाइट दिया गया। अब बी लिम्फोसाइट जो अपने दो प्रकार हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट है वो टोटल जो लिम्फोसाइट होती है उसका कितना परसेंट होती है, उसका वो 20% होती है, और टी लिम्फोसाइट है वो 80% होती है। थोड़ी सी अगर इनकी बात और करें तो इनके भी आगे कुछ टाइप्स हैं, प्रकार हैं। वो क्या है, बी लिम्फोसाइट है वो दो प्रकार की होती हैं, एक प्लाज्मा सेल्स होती हैं और दूसरी होती है मेमोरी सेल। पहली प्लाज्मा सेल जिनको एंटीबॉडी सेल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी है अपने पास है मेमोरी सेल। और इसी प्रकार से अगर टी लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो वहां पर अपने क्या की हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर टी सेल, ये तीन प्रकार की कोशिका। और इसमें अपने को मेमोरी जो सेल है वो भी पढ़ने को मिलती है। तो अपने पास में ये जो लिम्फोसाइट है वो कितने प्रकार की, दो प्रकार के बताइए, 20%, 80%। इसके अंदर दो प्रकार की सेल, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, और इसके अंदर हेल्पर, साइटोटॉक्सिक और अपने पास में मेमोरी सेल और सप्रेसर सेल ये पाई जाती है। तो अब अपना ये यहाँ पर ये जो WBC का जो कार्य या उसकी संरचना उसका अध्ययन चला था वो तो हो गया है कंप्लीट। अब अपना बचा है कौन है, प्लेटलेट्स, बिंबाणु। रक्त के अंदर जो बिंबाणु है या यो के पूरा के ब्लड प्लेटलेट्स, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा के अंदर होता है। संख्या की बात करें इनकी तो वो 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। जीवन काल की बात करें तो जीवन काल WBC से ज्यादा और RBC से कम, यानी कि यहाँ दे रखा है कितना अपने पास है, 5 से 8 दिन तक का होता है। विशेषता अगर इनकी देखें तो इसमें RBC की भांति इनमें भी जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जब ये कोशिकाएं विघटित होती हैं या इनका विघटन होता है तो वो कहाँ होता है, यकृत और प्लीहा के अंदर इनका विघटन होता है। और ये जो अपने पास है प्लेटलेट्स हैं, इन प्लेटलेट्स का जो कार्य है वो कार्य क्या है, रुधिर के थक्के का निर्माण करना। तो इस प्रकार से बच्चों अपना ये जो रुधिर के घटक हैं वो कंप्लीट हुए हैं। इस अपने वीडियो के अंदर क्या है, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, और जो पिछला जो अपना वीडियो था उसके अंतर्गत हमने प्लाज्मा और रुधिर कणिका है उसका आपने अध्ययन किया था। अब थोड़ा अपने क्या है कि इन रुधिर के थोड़े कार्य और देख लेते हैं। कार्य भाई, जो रुधिर के घटक हैं, जो रुधिर के घटक हैं उनके जो कार्य वही तो क्या है, रुधिर के हैं। एग्जाम्पल अपन थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ कौन कौन से रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य की बात करें तो सबसे पहले दिया जाता है कि गैसों का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा, गैसों का परिवहन। दूसरे बात करें अपने भोजन से संबंधित खाद्य पदार्थों का भी परिवहन कौन करता है, रुधिर करता है। तीसरे की अगर नेक्स्ट अपने कोई बात करें तो जैसे कि शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की अपने अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, और उन अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों का जो स्थानांतरण है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, वो भी रुधिर के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट अगर अपन इसका कोई और अन्य कार्य देखें तो उत्सर्जन में भी रुधिर है वो क्या करता है, सहायता करता है। और अगर इसका कार्य देखें अपने रुधिर का, तो शरीर का जो तापमान है, तापमान का नियमन भी करता है। बात करें अगर अपने शरीर के अंदर उपस्थित जो जल है, वैसे भी अपने जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका के अंदर लगभग 80 से 85% क्या होता है, जल होता है। तो उस जल के बैलेंस बनाए रखने का जो कार्य है वो भी कौन करता है, वो भी अपने रुधिर करता है। तो इस प्रकार से अपने वो रुधिर के कार्य भी देखें। गैसों का परिवहन, खाद्य पदार्थ, गैसों में कौन, O2 और CO2 का परिवहन होता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन भी होता है, हार्मोनों का स्थानांतरण होता है। रुधिर उत्सर्जन में भी ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और शरीर का जो तापमान है उसका भी नियमन का कार्य करते हैं, और जल संतुलन है उसका भी ये कार्य करते हैं, एक्सेट्रा। तो बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो अब समाप्त होता है। नेक्स्ट जो अपने जो वीडियो रहेगा वो ब्लड ग्रुप और ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित रहेगा। तब तक के लिए थैंक्स।